हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन मकान मालिकों के लिए जो रेंटल इनकम के लिए अपना मकान रेंट पे देना तो चाहते हैं मगर कब्जे के डर से अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे पाते। और साथ ही उन किराएदारों के लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी कारण से मकान मालिक के शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में। जी हाँ, कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 है क्या, इसे क्यों लाया गया और इसे कब लाया गया और इसे लाना क्यों पड़ा। साथ ही हम जानेंगे कि इसको लाने के फायदे क्या क्या है और इसके आने से क्या क्या राइट्स मिलेंगे मकान मालिक के साथ साथ किराएदारों को भी। आइए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये एक्ट किन किन प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, माय डॉट इन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आइए दोस्तों जान लेते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे लाना क्यों पड़ा मॉडल टेनेंसी एक्ट को। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई रेंटल एक्ट नहीं था, रेंटल एक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक्ट को क्यों लाना पड़ा। दोस्तों सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 1 करोड़ के आसपास हाउसेज ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन अफेयर्स का कहना है वो एक्सिस्टिंग में अभी रेंटल हाउसेज हैं, जिसकी वजह से रेंटल हाउसिंग में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पे मेनली जो ओनर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्क असाइनमेंट मिलता है। होता क्या है, जब भी ओनर के द्वारा कोई भी अपना मकान जो रेंट पे दिया जाता है तो उसको यही डर लगा रहता है कि उसे वापस उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस टाइप की सिचुएशन कई बार देखी भी गई है और कई बार इस प्रकार के डिस्प्यूट केसेस भी सामने आए हैं। इस प्रकार के डिस्प्यूट और इस तरीके से मकान मालिकों का प्रॉपर्टी को रेंट आउट ना करने की वजह के कारण जो रेंटल हाउसिंग में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ना होने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2022 का टारगेट है कि हाउस फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए घर प्रोवाइड करना। इसको अचीव करने के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक एक्ट को पास किया गया जो कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के रूप में सामने आया। दोस्तों मॉडर्न टेनेंसी एक्ट 2021 का उद्देश्य परिसर के किराए को विनियमित और मकान मालिक तथा किराएदारों के हितों की रक्षा करने के लिए विवादों और उससे जुड़े मामलों को समाधान हेतु न्याय तंत्र प्रदान करने की प्राधिकरण की स्थापना करना है। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस एक्ट के दौरान मकान मालिक और किराएदारों के बीच में किराए और उससे संबंधित विवादों को फास्ट ट्रैक रेंटल ट्रिब्यूनल के थ्रू जल्द निपटारा करने वाले एक्ट को मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 कहते हैं। दोस्तों ये मॉडल टेनेंसी एक्ट यूनियन कैबिनेट के द्वारा पास होने के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में अपने हिसाब से इसे अप्रूव करेंगी। दोस्तों वैसे ये एक्ट काफ़ी जगह अप्लाई होगा, जैसे कि कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए हो रही है, कमर्शियल यूज़ के लिए हो रही है या फिर एजुकेशनल यूज़ के लिए हो रही है, तो ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा। और वही अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो रही है तो वहाँ ये अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही होटल और लॉज में भी ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। और है ये प्रोस्पेक्टिव वे में लागू हो रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी पुराने टेनेंट रह रहे हैं, टेनेंसी रह रहे हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। जो भी नए रेंट एग्रीमेंट बनेंगे उस पर ये अप्लाई होगा, उन पे ये लागू होगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं मकान मालिक और किराएदारों को। नो वर्बल रेंट एग्रीमेंट, यानी कि इसमें कोई भी वर्बल रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा, उसे इनलीगल माना जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मकान मालिक अगर अपना मकान किराए पे देता है तो किराएदार से उसको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी इसमें कर दिया गया है। पहले वर्बल रेंट एग्रीमेंट होते थे जिनकी वजह से रेंटल हाउसिंग का एक शैडो मार्केट बन गया था, उसको फॉर्मलाइज किया जा सके और इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को लाया गया। इसके साथ साथ जो वैकेंट प्रॉपर्टी है, जो खाली जगह है, उन सबको अनलॉक किया जा सके और रेंटल इनकम को और रेंटल प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया जा सके। इसलिए भी वर्बल एग्रीमेंट को मना करके रेंटल एग्रीमेंट इसमें मैंडेटरी किया गया। अब रेंट कोड और रेंट ट्रिब्यूनल, अब हर स्टेट में एक रेंट अथॉरिटी होगी जहाँ पे रेंट कोड और रेंट ट्रिब्यूनल होगा, जहाँ पे डिस्प्यूट का फास्ट ट्रैक निपटारा होगा।
रेंट से रिलेटेड, टेनेंसी से रिलेटेड जो भी केसेस हैं अब सिविल कोर्ट में न जाके इस कोर्ट में रेंट ट्रिब्यूनल में आएंगे, जहाँ पे 60 दिन के अंदर उस रेंट कोर्ट को, रेंट ट्रिब्यूनल को उसका निपटारा करना होगा। पहले ओनर को अपनी प्रॉपर्टी में कब्जे के डर से या कब्जे हुई प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन अब उसे सिविल कोर्ट में न जाके इस रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट कोर्ट में जाके ही अपने केसेस की सुनवाई करवानी पड़ेगी। यहाँ पे 60 दिन के अंदर उसको रिजल्ट आउट हो जाएगा। थर्ड आया था नो मॉनेटरी सेलिंग। इस नए कानून में किसी भी प्रकार की कोई मॉनेटरी सेलिंग नहीं की गई है, यानी कि आपको इतना रेंट लेना ही होगा या आप इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार की कोई भी मॉनेटरी सेलिंग इसमें नहीं दी गई है। इसमें ओनर और टेनेंट के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे ही आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहार पे जो भी आप रेंट लेना चाहते हैं, जो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहते हैं, उसी के बेस में ही इसमें मॉनेटरी रखी गई है। किसी प्रकार की कोई मॉनेटरी इसमें दबाव नहीं बनाया गया कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी। नॉर्मल आपके एग्रीमेंट की कंडीशन ही आप इसमें रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर वो ये मॉनेटरी सेलिंग रखते थे तो इसे इंप्लीमेंटेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती। फोर्थ, पे रेंट इन डिस्प्यूट पीरियड। पहले अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता था तो किराएदार मकान मालिक को रेंट देना बंद कर देता था, लेकिन इस एक्ट के दौरान अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट भी है, उस दौरान भी किराएदार को मकान मालिक को रेंट देना ही होगा। अगर किराएदार मकान मालिक को रेंट नहीं देता तो मकान मालिक इस बेस पे भी रेंट ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन कर सकता है। दोस्तों, सबलेटिंग और प्रीमाइसेस। सबलेटिंग और प्रीमाइसेस का मतलब है अगर मकान मालिक है, उसने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को आगे किसी और को रेंट पे दे दिया है तो इसे सबलेटिंग और प्रीमाइसेस कहते हैं। इस एक्ट के दौरान ये सबलेटिंग और प्रीमाइसेस अलाउ नहीं है। ये तभी अलाउ है इसमें एक रिटर्न कंसेंट लगेगा, यानी कि मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड का एक रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है, ताकि आपने आगे किसी व्यक्ति को रेंट पे देना है या स्ट्रक्चर चेंज करना है या उसका पार्टीशन करना है तो इसके लिए मकान मालिक का एक रिटर्न कंसेंट इसमें होना जरूरी है, कंपलसरी है। इस तरह से देखा जाए तो मकान मालिक के लिए इसमें बेनिफिट है, ताकि फ्यूचर में जब वो खाली कराएगा तो उसको उसके यहाँ पे उसके जो भी चेंजेस हैं उसके चार्जेस उसको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। जी हाँ, अगर कोई किराएदार कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है, अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के यूज से लेता है तो उसे मैक्सिमम 2 महीने की सिक्योरिटी एडवांस में देनी पड़ेगी। और वहीं अगर वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस से उस प्रॉपर्टी का यूज़ करता है, यानी कमर्शियल पर्पस से वो प्रॉपर्टी का यूज़ करता है, तो उससे मैक्सिमम 6 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में ली जा सकती है। अब इससे भी मकान मालिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर उस किसी प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल के अलावा किसी मिस यूज़ के हिसाब से अगर उसका कमर्शियल यूज़ करता है तो उस हिसाब से अगर उसकी कोई टूट फूट होती है तो वो 6 महीने की सिक्योरिटी के बिहार पे अपने आराम से मेंटेनेंस करवा सकता है। दोस्तों, अगला जाते हैं मिस यूज ऑफ प्रीमाइसेस। जी हाँ, अगर टेनेंट के द्वारा लिए गए प्रीमाइसेस में कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है या फिर उस वहाँ पे कोई पब्लिक नॉइज डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशन में इमोरल और इलीगल माना जाएगा और उस टेनेंट के ऊपर इस एक्ट के दौरान मिस यूज ऑफ प्रीमाइसेस के बेस पे कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। अब दोस्तों, अगला आ जाता है टेनेंट रिफ्यूज टू वैकेट। अब खाली करने की बात कहें तो मकान मालिक के द्वारा टेनेंट को एडवांस में नोटिस देना चाहिए कि आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है, तो अब आप ये प्रॉपर्टी खाली कर देना इसके दौरान के बाद। अगर मकान मालिक के द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा सारी कंडीशन फुलफिल करने के बावजूद अगर टेनेंट प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर देता है, किराएदार प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर देता है, तो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मकान मालिक किराएदार से पहले 2 महीने में जो भी वो किराया ले रहा है उसका डबल किराया वो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद वसूल कर सकता है। यानी कि अगर वो 10,000 रुपये अगर मंथली रेंट दे रहा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया तो आने वाले अगले 2 महीने में वो 10,000 की जगह 20,000 रुपये महीना उससे रेंट दे सकता है। और 2 महीने के बाद भी अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो उसके बाद वो 2 महीने के बाद हर महीने 4 गुना किराया मौजूदा किराए से वसूल वो कर सकता है। ये सब चीज़ रेंट एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन की जाएगी। अब अगला आ जाता है फोर्स मैजेस्टिक। मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद कोई भी प्राकृतिक आपदा के दौरान, किसी भी ट्रेजेडी के दौरान मकान खाली नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में मकान मालिक किराएदार को 1 महीने का
एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे देगा जिस दौरान वो अपनी प्रॉपर्टी को खाली करके चला जाएगा। उस कंडीशन में वो उससे वही किराया वसूल करेगा जो कि ऑलरेडी वो पहले दे रहा है। ये ऑलरेडी दोनों चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगी। दोस्तों इस एक्ट के दौरान कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे दोनों पे समान रूप से डालती हैं। जैसे कि जब भी कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को रेंट पे देता है तो उसको बेसिक चीज़ें फुलफिल करा के देनी पड़ेगी, जैसे कि उसको दीवारें, वॉल, पेंटिंग और जो भी पानी के पाइप हैं, टंकी हैं, जो भी इलेक्ट्रिक वायर है और जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी उसे फिल करा के ही टेनेंट को देना पड़ेगा। चाहे ये चीज़ें रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो चाहे ना हो, अगर वो नहीं कराना चाहता तो उसे एग्रीमेंट में अलग से मेंशन करना पड़ेगा। दोस्तों लैंडलॉर्ड के साथ साथ टेनेंट्स के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है, जैसे कि ड्रेन है, क्लीनिंग, स्विचेस और विंडो डोर चेंज कराना और ग्लासेस वगैरह की क्लीनिंग के साथ साथ गार्डन की भी मेंटेनेंस इसके अंदर मेंशन करी हुई है, चाहे ये एग्रीमेंट में मेंशन हो चाहे ना हो। इसके साथ साथ अगर टेनेंट को लैंडलॉर्ड से कुछ चेंज करवाना है तो उसको बेसिकली 24 आवर्स पहले का एक उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो सब जान लेते हैं कि इस एक्ट से क्या क्या बेनिफिट होंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है हर एक सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो बाहर से स्टूडेंट होते थे, जो माइग्रेंट होते थे, जो काम करने के लिए शहरों में आते थे, लेकिन कब्जे के डर से उनको ये प्रॉपर्टी आसानी से रेंट पे नहीं दी जाती थी। लेकिन इस एक्ट के दौरान मकान मालिकों के द्वारा प्रॉपर्टी आसानी से रेंट आउट की जा सकेगी और जिससे क्या होगा, जो कि 1 करोड़ घर खाली वैकेंट पड़े हुए हैं जो कि इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे, उससे क्या होगा, रेंटल बिजनेस जनरेट होगा। इस एक्ट से एक तो ये बेनिफिट हुआ। दूसरा, इस एक्ट के दौरान टेनेंट और ऑनर के बीच में एक ट्रस्ट बॉन्डिंग क्रिएट होगी, जो पहले दोनों के बीच में क्रिएट नहीं रहता था। ऑनर को डर लगा रहता था कि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा न हो जाए और टेनेंट को डर लगा रहता था कि उसका कहीं शोषण न हो जाए, कि आज वो जाए और फिर उसको महीने 2 महीने बाद बोलते कि खाली कर दो। लेकिन इस एक्ट के दौरान दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। दोस्तों टेनेंट के लिए और क्या बेनिफिट है इसमें, पहले जो ऑनर होते थे मकान, लैंडलॉर्ड द्वारा किराया कभी भी बढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब लैंडलॉर्ड को किराया बढ़ाने के लिए टेनेंट को 3 महीने पहले का एक रिवाइज नोटिस देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर पहले लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता था तो लैंडलॉर्ड क्या करता था, अपनी प्रॉपर्टी की बिजली कट कर देता था, पानी की सप्लाई कट कर देता था। लेकिन इस एक्ट के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो रेंटल टर्मिनल के थ्रू या कोर्ट रेंटल, अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो वो रेंट कोर्ट में या रेंट टर्मिनल के थ्रू क्लियर होगा। इस दौरान लैंडलॉर्ड बिजली पानी किसी भी चीज़ के कोई भी उसको काट नहीं सकता बिना उसको नोटिस। दोस्तों ये तो कुछ ऐसी जानकारी थी जो मॉडल टेनेंसी एक्ट से लेके आप अगर लैंडलॉर्ड हैं या किराएदार हैं आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और साथ ही अगर आपके क्वेश्चन हैं कोई भी मॉडल टेनेंसी एक्ट से लेके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। धन्यवाद। जय भारत।